हेलो गाइस, मेरा नाम है शगुन सांगवान। स्वागत करता हूं आपका टारगेट फॉर आईक्यू पर। आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट को लेकर। आपको मैं इस वीडियो में आज पार्लियामेंट के बारे में बताऊंगा कि संसद किस किस से मिलकर बनती है, और फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी राज्य विधानमंडल के बारे में, क्योंकि जो हमारी जो क्लासेज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेज चल रही हैं, उसमें भी हम लोग जो है काफ़ी चर्चा कर रहे हैं पार्लियामेंट को लेकर और स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर, राज्य विधानमंडल को लेकर। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट को लेकर। पार्लियामेंट है क्या? पार्लियामेंट संसद। संसद जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, संविधान का आर्टिकल है 79, जिसमें लिखा गया है कि पार्लियामेंट में 3 लोगों से मिलकर बनेगी पार्लियामेंट, जिसमें होगा राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो हम सबसे पहले पार्लियामेंट के बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि पार्लियामेंट में होता कौन कौन है और पार्लियामेंट किन किन से मिलकर बनती है, और पार्लियामेंट में सरकार कैसे बनती है, पार्लियामेंट में लोकसभा का क्या रोल है, लोकसभा में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। और क्योंकि हम बार बार, मैं फिर से बोल रहा हूं, बार बार हम अपनी क्लासेज में जो हमारे जो ऐप पर, ऑफिशियल ऐप पर जो क्लासेस चल रही है, वहां पर बार बार जिक्र आता है राज्य विधानमंडल, संसद, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस वीडियो में आप लोग पार्लियामेंट के बारे में समझ लीजिए कि पार्लियामेंट बेसिकली है क्या। तो हमारे देश में 2 बॉडीज हैं, 2 विधायिका है। एक तो सेंटर में होता है संसद, जो पूरे देश के लिए कानून डेवलप करती है, कानून बनाती है और इंप्लीमेंट होता है। और हर एक स्टेट में उसके नीचे, क्योंकि फेडरल सिस्टम भारत ने अपनाया है, जिसमें संसद होगी और हर एक स्टेट में नीचे जो होगी राज्य विधानमंडल होगा, स्टेट लेजिस्लेचर होगा। स्टेट लेजिस्लेचर में हम बात करेंगे आर्टिकल 168 को लेकर, जहां पर गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद राज्यपाल, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। वो हम अभी बात करेंगे, थोड़ी देर में बात करेंगे हम लोग। लेकिन पार्लियामेंट, सबसे पहले मैंने बताया कि जो संसद है देश में, वो आर्टिकल 79 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होंगे। आर्टिकल 79 में, लेकिन जो राष्ट्रपति का आर्टिकल है, हम वैसे बात करें तो आर्टिकल राष्ट्रपति का जो है वो है आर्टिकल 52, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। लोकसभा का आर्टिकल है कि लोकसभा में कौन कौन होगा, तो आर्टिकल 81। यहां पर राज्यसभा का आर्टिकल है आर्टिकल 80। आपको बिल्कुल रूट लेवल पर समझाऊंगा कि है क्या, होता क्या क्या है इसमें और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट में, जिसमें लिखा गया है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ये जो राष्ट्रपति है, ये अभिन्न अंग माना जाता है, अनडिवाइडेड ऑर्गन माना जाता है पार्लियामेंट का। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। तो अनडिवाइडेड ऑर्गन क्यों है? क्योंकि मान लीजिए कोई भी बिल पास होना है तो लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति लास्टली उसको कंसेंट, अपनी जो सहमति देगा, तब वो कानून बन जाएगा, कोई भी विधेयक है। या फिर, और एक बात और याद रखना कि वो पहले राज्यसभा में पास हो सकता है, राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, या लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो कोई भी बिल जो है दोनों हाउसेस से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति इसको अपनी आखिरी सहमति देता है, तो इसलिए वो अनडिवाइडेड ऑर्गन है। दूसरा, जब ये लोग सत्र में होते हैं, क्योंकि यहां पर जो है एक साल में 3 सत्र होते हैं। एक तो बजट सत्र होता है, एक मॉनसून सत्र होता है। बजट सत्र में तो फरवरी मार्च, जिसमें बजट पेश किया जाता है। एक मॉनसून पीरियड में, जब मॉनसून आता है तो जुलाई अगस्त में एक सेशन तब होता है, और एक होता है आपका विंटर सेशन। मतलब क्या है इनका, कि संसद जो है, जो संसद में सांसद है, यहां पर भी लोग चुने गए हैं लोकसभा में, यहां पर भी राज्यसभा में लोग चुने गए हैं, वो जो है जब काम करते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब ये लोग काम करते हैं तो उसे बोलते हैं सत्र, सेशन बोलते हैं। लेकिन 3 सेशन होते हैं, और सेशंस जो है 3 होते हैं, कॉमनली सामान्यतः 3 होते हैं, लेकिन कम से कम साल में 2 होने जरूरी है, क्योंकि इनके बीच में अधिकतम जो रेसिस हो सकता है, जो सत्रावसान हो सकता है, वो 6 माह का हो सकता है। 6 महीने से ज्यादा ये लोग जो है छुट्टी पर नहीं रह सकते। इनको 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति साहब बुलाएंगे ही बुलाएंगे।
तो इसलिए सत्र को आहूत करना, समनिंग ऑफ सेशन, समनिंग ऑफ सेशन भी कौन करता है? राष्ट्रपति। तो आप लोग सोच रहे हो कि अब समझ रहे हो कि राष्ट्रपति कैसे अभिन्न अंग है। लोकसभा से कोई बिल पास हुआ, राज्यसभा से कोई बिल पास हुआ, तो राष्ट्रपति के पास गया सहमति के लिए। उसके बाद कोई भी सेशन इनका अगर बुलाना है, अगर मतलब समनिंग करनी है सेशन को, तो वो भी प्रेसिडेंट करेगा। इनके सेशंस को खत्म करना है तो वो भी प्रेसिडेंट करेगा। उसको सत्रावसान बोलते हैं, ठीक है जी, उसको सत्रावसान कहते हैं, उसको प्रोरोगेशन कहते हैं, जो छुट्टी कर देते हैं सेशन। मान लीजिए अभी बजट सत्र चल रहा है, उसको खत्म कर दिया तो सत्रावसान हो जाएगा। फिर अगले सत्र, मान लीजिए बजट सेशन को सत्रावसान कर दिया राष्ट्रपति ने, तो फिर हम मॉनसून सेशन में ही मिलेंगे। मतलब सत्र बुलाने का जब ये काम करेंगे, और सत्र को खत्म करने का, सत्रावसान को, सब कुछ अधिकार है प्रेसिडेंट को, ठीक है जी। तो लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, दोनों का सत्र बुलाएगा राष्ट्रपति, दोनों को खत्म करेगा, प्रोरोगेशन करेगा राष्ट्रपति, ठीक है जी। अगर मान लीजिए कोई बिल यहां से पास हो गया, राज्यसभा से नहीं हो पाया, राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से नहीं हो पाया, तो इनको जो है ज्वाइंट सेशन बुलाने का राष्ट्रपति को अधिकार है कि आप एक साथ आ जाओ, जरूरी है देश के लिए, आप इस बिल को पास कर दो। तो इसलिए सभी काम जो आप देख रहे हो, और एक बात और बता दूं मैं, अगर मान लीजिए सत्र में है, सीधी सी बात है, अगर ये लोग सत्र में हैं तो सत्र में क्या होता है कि सत्र में ये लोग हैं तो भैया अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ गई, किसी देश के कोई कानून बनाना है, तो ये दोनों तीनों पास करके अपना बना लेंगे। लेकिन 1% अगर ये 17वां साल में है, मतलब प्रोग्रेसिस में है लोग, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इमरजेंसी के लिए कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 में। वो बात अलग है, बाद में ये लोग जब सत्र में आएंगे तो उनके सामने रख दिया जाएगा, जी, वो उसको पास करके कानून का रूप दे या फिर उसको रोक दे। तो इतने सारे काम है कि सभी काम जो है राष्ट्रपति ही करता है। तो सिंपल सी बात है, अभिन्न इस पार्लियामेंट का कौन है? राष्ट्रपति। तो पहला तो मैंने आपको यही समझाया कि जो संसद है उसमें सबसे जो पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग है संसद का, वो आप समझ चुके हो। अभिन्न अंग क्यों है? तो आर्टिकल 52 में लिखा गया भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, लेकिन आर्टिकल 79 पूरे मतलब बताती है कि संसद में कौन कौन है। तो बाद में वो बात अलग है कि राष्ट्रपति के लिए अलग आर्टिकल है। अगली बात करूं लोकसभा। लोकसभा में आर्टिकल 81 में लिखा गया है यहां पर जो अधिकतम मेंबर्स होंगे वो 552 होंगे, 552, 550 इलेक्टेड और 2 नॉमिनेट, ठीक है जी। यहां पर आर्टिकल 80 में लिखा गया यहां पर जो मेंबर्स होंगे मैक्सिमम 250 होंगे, 238 इलेक्टेड, 12 नॉमिनेट। अब इलेक्टेड और नॉमिनेट में क्या फर्क है? बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं आपको। ये जो 550 है, सिंपल में अभी ये मत सोचना कि ये अभी, और एक बात और बता दूं मैं, अभी ये मत डिस्कस करना कि यहाँ पे नॉमिनेशन जो खत्म कर दिया गया है अभी अमेंडमेंट के द्वारा, तो हम बाद की बात करेंगे। लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर्स है लोकसभा में, लोकसभा को इंग्लिश में लोकसभा ही कहते हैं, ठीक है ना। जो यहां पर ये इलेक्टेड मेंबर्स है 550, मतलब ये तो होंगे निर्वाचित, ये सब निर्वाचित में देखोगे। जो लोकसभा आर्टिकल 81 कहता है कि लोकसभा में जो मैक्सिमम नंबर्स है वो 550 है, 552, 552 और 550 तो इसमें से होंगे इलेक्टेड और 2 होंगे नॉमिनेट। अभी हम बात करेंगे कि, और यहां पर राज्यसभा में आर्टिकल 80 में लिखा गया कि 250 मैक्सिमम नंबर्स हैं, 238 होंगे यहां पर इलेक्टेड और 12 होंगे नॉमिनेट। अब इलेक्टेड हम लोग बाद में, एक बार बता दूं मैं पहले आप लोगों को, अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि यहां पर जो ये नॉमिनेट मेंबर्स हैं, आप लोग कुछ लोग सोच रहे हो कि ये अभी अमेंडमेंट के द्वारा खत्म कर दिया गया इनका रिजर्वेशन, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन पहले आप समझने के लिए आप ऐसे ही समझिए, 550 जो इलेक्टेड मेंबर्स है, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं कि ये है लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहां पर क्या है, जहां पर मैं खड़ा हूं ये मेरठ लोकसभा क्षेत्र है, कहीं पर बागपत लोकसभा क्षेत्र है, कहीं पर मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र है, कहीं वाराणसी लोकसभा क्षेत्र है, कहीं गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र है। पूरे भारत में 550 लोकसभा क्षेत्र होने चाहिए, ठीक है जी। एक आपका कटक हो गया उड़ीसा में, एक आपका नागपुर हो गया महाराष्ट्र में, एक आपका पणजी हो गया गोवा में, एक आपका बेंगलुरु हो गया कर्नाटक में। तो पूरा भारत लोकसभा क्षेत्रों बटा हुआ है, कितने? 550 में।
ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं। यहां से जैसे जैसे मैं जहां पर खड़ा हूं, ये मेरठ लोकसभा क्षेत्र है। यहां से जब चुनाव होंगे, क्योंकि लोकसभा कार्यकाल होता है 5 साल का। लेकिन यहां से पहले एक चीज डिस्कस कर लूं मैं आप लोगों से कि लोकसभा जो है एक अनस्टेबल हाउस होता है, मतलब ये अस्थायी सदस्य मतलब सदन होता है जी। अस्थायी कैसे होता है? सिंपल सी बात भैया, लोकसभा का कार्यकाल तो 5 साल का है, ठीक है जी। 5-5 साल में चुनाव होते हैं। जैसे 2019 में चुनाव हुआ था, अभी 24 में होने वाले हैं, और ये जो 2019 में चुनाव था ये 17th टाइम था, 17 बार था, मतलब 17वीं बार चुनाव था ये। 1952 से पहले चुनाव हुए थे, ठीक है जी। फिर 1957, फिर 1962। तो वो बात अलग है कि अभी 17 टाइम क्यों है, क्योंकि बीच बीच में लोकसभा पहले भी खत्म कर दी गई। लोकसभा को क्योंकि डिसॉल्व किया जा सकता है कभी भी, है ना, प्रेसिडेंट को अधिकार होता है। तो लोकसभा अस्थायी सदन क्यों है? क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल दोनों 5 साल है, लेकिन राष्ट्रपति जो है इसको कभी भी डिसॉल्व कर सकता है। एक बार डिसॉल्व हो गया तो फिर इसका चुनाव के बाद ही दोबारा गठन होगा। एक बार डिसोल्यूशन कर दिया प्रेसिडेंट ने, आप लोग अभी समझ जाओगे डिसोल्यूशन क्यों कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है जी। अभी जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा लोकसभा को डिसोल्व क्यों करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है जी। लेकिन या तो 5 साल से पहले डिसोल्व कर लेगा, या अगर देश में इमरजेंसी लगी है 352 आर्टिकल में, जिसको हम लोग नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, 352 आर्टिकल में राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं इसको। अगर किसी देश से युद्ध हो गया है, अगर किसी देश ने बाहर से अटैक कर दिया भारत पे, है ना, जिसको हम बाह्य अटैक या एक्सटर्नल अटैक बोलते हैं, या फिर आर्म्ड रिवोल्ट हो गया, देश में लोगों ने जो है हथियार उठाए और लड़ाई शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल जैसे महंगाई है, महंगाई बढ़ती जा रही है हमारे देश में। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, लोग सड़कों पर उतराए विरोध में सरकार के। एक टाइम ऐसा हो गया कि लोगों ने हथियार उठा लिए, तो सशस्त्र विद्रोह हो गया। ये पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, लेकिन 44 अमेंडमेंट के द्वारा आफ्टर द इमरजेंसी ऑफ 1975, 1975 की नेशनल इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने जो लगाई थी, उसके बाद ये चेंजेस लाए थे यहां पर। चलो वो तो बात अलग की है, लेकिन आज 3 आधार पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं। किसी देश से युद्ध हो गया हो, किसी देश ने अटैक कर दिया हो, या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। और 352 में अगर इमरजेंसी लगी हुई है और चुनाव आ गए हैं, है जी, मान लीजिए 2019 में चुनाव हुए और इमरजेंसी लगी 19 के अगले ही कुछ महीने में, ठीक है ना, इमरजेंसी 24 में चुनाव थे, उससे पहले ही खत्म हो गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेशनल इमरजेंसी ऐसा नहीं कि आपको जेल भेज देंगे, आप कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बस नेशनल इमरजेंसी में कुछ होता है क्या, जैसे कुछ मौलिक अधिकारों को आपका स्थगन कर दिया, मतलब रोक दिए जाते हैं। जैसा आपको फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको देश में कहीं भी घूमने का अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में वे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कुछ को खत्म कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। हम वहां भी पढ़ते हैं नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 358 है, 359 है, जिसमें राष्ट्रपति मतलब अधिकार है कि वो कुछ इमरजेंसी 20 और 21 को छोड़कर जो है मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है ना। 358 ये कहता है कि 19 जो है आर्टिकल 19 में जितनी 6 गारंटीज है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है उसी टाइम पे। लेकिन वो तो रही बात अलग की, नेशनल इमरजेंसी में कुछ नहीं होता। लेकिन नेशनल इमरजेंसी मतलब नेशनल इमरजेंसी में जो मौलिक अधिकार वगैरह जो है ये सस्पेंड कर दिए जाते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी के चैप्टर में। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई है और 19 में चुनाव है तो 19 में जस्ट कुछ महीने बाद लग गई और 24 के चुनाव से पहले खत्म हो गई, तो लोकसभा का कार्यकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए खत्म नहीं हुई इमरजेंसी और 24 के चुनाव आ गए हैं, तो सरकार अगर चाहे तो भैया इमरजेंसी लगी क्यों है, युद्ध हुआ है या देश में सशस्त्र विद्रोह हुआ है, आर्म्ड रिवोल्ट, तो एकदम से तो नहीं करा सकते ना चुनाव, देश की स्थिति बिगड़ी पड़ी है। तो उस केस में क्या कर लेते हैं, लोकसभा कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। लोकसभा कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा देते हैं, और उसको 1-1 साल के लिए आप कितने ही साल तक बढ़ा सकते हो, ठीक है जी। ये इसलिए लोकसभा जो है ये कार्य मतलब सस्पेंड मतलब डिसॉल्व भी किया जा सकता है 5 साल से पहले, और 5 साल के बाद भी इसका कार्यकाल चल सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है ईयर बाय ईयर इन केस ऑफ आर्टिकल 352, जिसको आप नेशनल इमरजेंसी कहते हो। तो इसलिए अस्थायी सदन होता है, लेकिन 5 साल का कार्यकाल इसका जरूर होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, 5 साल के बाद भी चल सकता है। तो मैं कहने चाह रहा हूं कि 5 साल में जब चुनाव होता है, चलो वो तो आप समझ गए कि 5 साल से पहले भी हो सकता है, 5 साल के बाद भी चल सकता है, लेकिन जब 5 साल में चुनाव हो रहा है तो हर एक सीट से, जहां मैं खड़ा हूं ये मेरठ लोकसभा क्षेत्र है, हर एक सीट से हर एक पार्टी का व्यक्ति
अपना मतलब टिकट भरता है, अपना वो नॉमिनेशन कराता है। जैसे यहां से बीजेपी, सपा, बसपा सब चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलेगी वो जीतेगा। तो ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इतनी सीटों पर चुनाव होते हैं। ये 2 नॉमिनेट होते हैं। अब ये नॉमिनेट क्या है यहां पर, हमारे देश में शासन कौन करके गए 47 से पहले? यूरोपियंस, चाहे वो डच आए पहले, चाहे फ्रांसीसी आए, है जी, चाहे यहां पर अंग्रेज आए, चाहे यहां पर डैन आए। तो कोई भी अगर व्यक्ति यूरोपियन मूल का है, कोई भी अगर व्यक्ति यूरोपियन मूल का है, देसी भाषा में कोई आदमी जो यहां पर रह रहा है लेकिन उसका पिता या कोई पुरुष यूरोपियन है, तो वो एंग्लो इंडियन होगा। अब ये व्यवस्था क्यों करी थी ऐसे? अब सिंपल सी बात है, 47 से पहले यहां पर अंग्रेज थे। अब ऐसा तो नहीं कि सभी अंग्रेज चले गए यहां से, जो यहां पर जन्मे थे वो तो यहीं पर रहना चाह रहे थे। अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैं यहां पर हूं, मैं मेरठ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा हूं, यहां से जो सांसद है इस समय बीजेपी के, वो राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, और राजेंद्र अग्रवाल जी यहां से सांसद हैं, तो सिंपल सी बात है, वो मेरी आवाज तो पहुंचा रहे वहां तक, हम लोगों की समस्या सुनते हैं, वो पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर कोई एंग्लो इंडियन है जो अंग्रेजी मूल का है, यूरोपियन है, मतलब उनका पिता या कोई पुरुष यूरोपियन है, भैया उनकी आवाज कौन लेकर जाएगा पार्लियामेंट तक? उनकी इतनी जनसंख्या तो है नहीं कि यहां से लाखों वोट देकर जो है उनको जिताकर अपना प्रतिनिधि भेज दें, इतनी तो वोट नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, उनको सीधा नॉमिनेट करते हैं जिनसे उनकी भी आवाज पार्लियामेंट तक आ सके। वो बात अलग है। ये जो मतलब रिजर्वेशन है, ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आर्टिकल 330 है कॉन्स्टिट्यूशन में, और 330 आर्टिकल में लोकसभा में आर्टिकल 332 है, क्योंकि 330 में तो SC/ST को रिजर्वेशन है लोकसभा में, और 332 में जो है एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन है लोकसभा में। लेकिन आर्टिकल 334 ये कहता था कि ये केवल रिजर्वेशन संविधान लागू होने से 70 साल के लिए चलेगा। 334 बोलता था ये, ठीक है ना। तो आज 70 साल हो चुके हैं 1950 से लेकर और 2020 तक, इसलिए इस रिजर्वेशन को अब एक्सटेंड नहीं किया गया है, जो इसको 10-10 साल में एक्सटेंड करते थे, इसलिए बोल रहे हैं कि ये खत्म हो गया है रिजर्वेशन। समझ में आई? क्योंकि सरकार ये सोचती थी, मतलब संविधान निर्माता ये सोचते थे कि रिजर्वेशन जो है कुछ दिन बाद खत्म कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो ये अपने चुनाव करा के जो है अपना प्रतिनिधि जो है वहां तक भेज पाएंगे। अब समझ जाओ, क्योंकि इतनी वोट इनको चाहिए एक सांसद को या एक लोकसभा क्षेत्र से अपने व्यक्ति को, अपने प्रतिनिधित्व को जिताने के लिए, ठीक है। तो ये यहां पर 550 इलेक्टेड सीट्स होती हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, और 2 नॉमिनेट होते हैं। अब मेरी बात सुनना, ये तो मैंने बताया आपको समझाने के लिए, और मैं बिल्कुल सिंपल भाषा यूज कर रहा हूं, बिल्कुल देसी तरीका जिसे बोलते हैं वो यूज कर रहा हूं, जिससे आपको ज्यादा बेटर क्लियर हो जाए। लेकिन यहां पर आर्टिकल 82 ये अधिकतम मेंबर्स है, मतलब अधिकतम सीटें हैं। आर्टिकल 82 कहता है ये सीटें जनसंख्या के आधार पर बटेंगी, मतलब ये सीट्स जो हैं पॉपुलेशन के आधार पर बटेंगी। पॉपुलेशन कैसे? फॉर एग्जांपल कि ये सीट्स अधिकतम है, क्योंकि मान लीजिए हमारी जो लोकसभा है वहां, जो हमारा जो पहला जो जनगणना हुई थी भारत में आजादी के बाद 1951 में हुई, अब ये अधिकतम है। अब 1951 के आधार पर मतलब सीट्स को बांटना शुरू करा, देखा कि यहां पर 525 सीट्स बैठ रही हैं, तो उसमें 525 थी। फिर 1961 में जनगणना हुई, सीट्स बैठी थी 535। फिर 1971 में जनगणना हुई, जनसंख्या के हिसाब से सीट्स बैठी 545, 545, सीधी सी बात है। तो यहां पर जो है ये सीट जो है जनसंख्या के आधार पर, और ये कहा था आर्टिकल 82 ने कि जनसंख्या के आधार पर बटेंगी, और हर जनगणना के बाद, हर सेंसस के बाद इनका पुनर्सीमन किया जाएगा, ऑल्ट्रेशन किया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो बार बार इनको चेंज करते रहिए, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 82 ये कहता है जनसंख्या के आधार पर बटेंगे, और हर जनगणना के बाद इनका पुनर्संयोजन या ऑल्ट्रेशन कर लीजिए। अब एक बात और बता दूं आपको मैं, यही से आपको क्लियर होगा कि आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 ये बोलता है कि हर ये जो सीट्स है जनसंख्या के आधार पर बटेंगे और हर जनगणना का पुनर्संयोजन होगा। लेकिन 1951 की जनगणना हुई, 1961 की जनगणना हुई, 1971 की जनगणना हुई। अब सरकार को रात में सपना थोड़े जाता है कितनी सीट्स कर दो, इसलिए जनगणना के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, परिसीमन आयोग।
इसलिए पहला जो परिसीमन आयोग बना था, पहला जो डिलिमिटेशन कमीशन बना था, वो 1951 के सेंसस के बाद 1952 में बना था। लेकिन 1972 को जो परिसीमन कमीशन बना, क्योंकि तीसरी जनगणना यही थी, जो मतलब डिलिमिटेशन कमीशन बना, उसने कहा अगर आप 1981 की जनगणना करोगे, 1981 की जनगणना करोगे तो क्या होगा यहां पर कि आपकी सीटें जो हैं वो 552 से अधिकतम हो जाएंगी, 552 से ज्यादा हो जाएंगी। और आर्टिकल 82 में तो लिखा हुआ, 81 में लिखा हुआ 552 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए क्या हुआ था, 1971 की जनगणना के आधार पर ही 42 अमेंडमेंट के द्वारा जो 1976 में हुआ था, इनकी सीटों को 2001 तक स्टेबल कर दिया गया कि 2001 तक 545 ही रहेंगी, 543 और 2, ठीक है जी, 545 ही रहेंगी। और फिर एक बार अमेंडमेंट और किया हम लोगों ने, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001, आज 2026 तक ये स्टेबल है। 2026 तक इन संख्या में कोई चेंज नहीं आया जो 1971 की जनगणना के आधार पर बैठी थी। पहले में चेंज करा 51 की जनगणना के बाद, 61 में चेंज करा, 1961 में, 62 में परिसीमन आयोग बना, 71 में जो परिसीमन आयोग बना उसके बाद जो है ये कहा कि ये तो एक्सटेंड कर जाएंगी, मतलब ये तो ज्यादा हो जाएगी 552 से। क्यों? क्योंकि यहां पर अमेंडमेंट करना कोई मजाक बात नहीं है। यहां पर अमेंडमेंट करना 368 के अंदर आ जाता है, और 368 कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा आर्टिकल है जो संविधान संशोधन से रिलेटेड है। वहां पर आपको मैं अभी तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा उसको लेकर, लेकिन अभी मैं सिंपल में बताना चाहता हूं, वहां पर अगर कोई बिल पास करना है जी, पार्लियामेंट में सीट्स को चेंज करने के लिए, तो लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। दो तरह की मेजोरिटी होती है, सिंपल और स्पेशल। सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, प्लस अगर देश में जितने राज्य हैं उस समय, आज मान लीजिए वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 14 स्टेट्स है, 14 राज्यों से 50% स्टेट्स है, उनके स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास होके आएगा। और आप समझ सकते हो हमारे देश में कितनी गंदी राजनीति है। सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है, उसने पास करा दिया, स्टेट गवर्नमेंट जो है विरोध करेगी, तो मतलब बहुत जटिल काम है ना ये, सीधी सी बात है। तो इसलिए क्या करा था, 1971 के ही मतलब जनगणना के आधार पर जितनी सीटें बैठी थी उसको 2026 तक आज स्टेबल कर रखा है। पहले 2001 तक स्टेबल किया था, फिर 2026 तक स्टेबल कर दिया। 2026 आ रहा है, और 2026 आने पर देखते हैं उसके बाद जो हमारी जनगणना होगी, या अभी जो है आपने देखा भी होगा हमारी पार्लियामेंट में आज वर्तमान में जो लोकसभा में बैठने की सीट है वो 545 ही है, ठीक है, उससे ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते थे, ठीक है। इसलिए जो हमारा नया पार्लियामेंट बनाया अभी, जिसमें आप लोगों ने वो मुद्दा सुना था जिसके ऊपर नेशनल एम्बलम बनाया गया था, ठीक है ना, शेर का मुंह खुला हुआ है बंद, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा। जो नया पार्लियामेंट बना है वहां पर लोकसभा में सीट्स ही होंगी मतलब बैठने के लिए 888, क्योंकि क्यों, इसलिए तो 2026 आ रहा है, इसलिए अब अमेंडमेंट होगा, यहां पर ये मैक्सिमम नंबर जो है बढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। और सीधी सी बात है, इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। बेनिफिट कैसे, आप प्रैक्टिकली समझिए। आज जिस लोकसभा क्षेत्र में खड़ा हूं, राजेंद्र अग्रवाल जी यहां से इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र से हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सबकी समस्या क्या सुन पाएंगे वो, सारे क्षेत्र में कैसे ध्यान दे पाएंगे वो इतने बड़े क्षेत्र में। तो इसलिए लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी छोटी हो जाएंगी, और छोटी छोटी हो जाएंगी तो आराम से सबकी जो है मतलब ज्यादा विकास होगा, ज्यादा चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। एक आदमी को कम क्षेत्र मिलेगा, उसको कम वो अच्छे से ध्यान दे पाएगा अपने क्षेत्र पर, ठीक है ना, समस्या सुन पाएगा लोगों की। तो अब समझिए प्रैक्टिकली, तो इसलिए अभी हमारे यहां पर चेंजेस लाएंगे, मैक्सिमम नंबर बढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो हमारे सीट्स हैं ये 1971 की जनगणना के आधार पर स्टेबल है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए वर्तमान में जो लोकसभा में अधिकतम सीटें हैं वो 545 है, और ये 1971 की जनगणना के आधार पर है। वो बात अलग है, इनका जो आकार है वो 2001 की जनगणना के आधार पर है जी। वो जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाता रहूंगा तब आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। अगर इनका मतलब जो लोकसभा क्षेत्रों का आकार है, याद रखना, कभी गलती मत कर देना, जो लोकसभा क्षेत्रों का आकार है, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो आकार है, वो 1971 की जनगणना 2001 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया गया है। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा और राज्यसभा ये 1971 की जनगणना है। इतना क्लियर होगा वो। तो आज वर्तमान में 545 सीटें हैं और 2 नॉमिनेट हैं। लेकिन ये 2 नॉमिनेशन मैंने अभी आपको बताया कि ये केवल 70 साल के लिए था, ठीक है ना।
इसको 10-10 साल में एक्सटेंड करते आ रहे थे, अभी रोक दिया गया है, अभी ये रेजोल्यूशन आगे नहीं बढ़ाया गया। तो इसलिए जब चुनाव होता है 543 सीटों पर चुनाव होता है, केवल 543 सीटों पर, और 543 सीटों पर जब चुनाव होता है, जैसे 2019 में 543 लोकसभा क्षेत्रों पर चुनाव हुआ था, है जी, यहां पर 543 का आप आधा ले लीजिए, 543 का आधा कितना होगा, 273 के आसपास, सही है जी। बीजेपी, जो पार्टियां, बीजेपी छोड़िए, जो भी पार्टी है आधे से ज्यादा सीटों पर जीत गई, यहां से बीजेपी जीती, वहां से बीजेपी जीती, वहां से बीजेपी जीती, जो भी पार्टियां आधे से ज्यादा सीटों पर जीत गई, समझ लीजिए उसकी आ जाती है मेजोरिटी, ठीक है जी। जैसे बीजेपी 2019 में लगभग 300 सीटों पर जीत हासिल करी थी, जिस पार्टी का मेजोरिटी आ गया, उसी पार्टी, वही पार्टी अपने नेता को राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाती है। आर्टिकल 75 में, आर्टिकल 75 में यही लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री के नीचे अन्य मंत्री बनाएंगे। पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है जी। मतलब क्या है इसका, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। आर्टिकल 75 क्या कह रहा है, पहले प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होगा, फिर प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों का होगा। इसका मतलब क्या निकल कर रहा है, थोड़ा सा एलिबरेट कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। भैया जो पार्टी मेजोरिटी में आ गई, देखो यहां से जो है लोकसभा क्षेत्र से मोदी जी भी बनारस लोकसभा क्षेत्र से जीत कर गए हैं, ठीक है। मोदी जी भी एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर गए हैं, लेकिन एक बात बता दूं मैं, जो पार्टी मेजोरिटी में है, जरूरी नहीं वो अपने जो यहां से लोकसभा में सामान्यतः, मतलब लोकसभा में जो जीत के गया उनका मेंबर, उन्हीं में से किसी को प्रधानमंत्री बनवाएंगे। ये पार्टी अगर पहले से कहे कि राज्यसभा में कोई व्यक्ति हमारा बैठा है, ठीक है जी, उसे प्रधानमंत्री की शपथ दिला दो, तो राष्ट्रपति को दिलानी पड़ेगी। मनमोहन सिंह जो इनसे पहले थे मोदी जी से, है जी, इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, सब ऐसे प्रधानमंत्री बने जो राज्यसभा से मेंबर थे। जरूरी नहीं होता लोकसभा से, अगर व्यक्ति कोई मेंबर भी नहीं है ना लोकसभा राज्यसभा का, और वो किसी को कहें कि इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दो, तो राष्ट्रपति बनाएंगे, वो बात अलग है। उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बनना जरूरी है। आप सोच रहे हो कैसे बनेगा ये, सही जी, कैसे बनेगा ये? भैया पार्टी का इतना बड़ा मुद्दा है, पार्टी एक व्यक्ति को कहीं सी भी सीट से त्यागपत्र दिलवा देगी, और त्यागपत्र दिलवाने के बाद जो है वहां पर उपचुनाव होंगे 6 महीने के अंदर, वो मेंबर या फिर नॉमिनेशन करा लेंगे, नॉमिनेट हो जाएगा। तो इसलिए एक व्यक्ति अगर मेंबर भी नहीं है ना इनका 6 महीने, तो कम से कम अगर वो नहीं बना तो रिजाइन करना पड़ेगा मेंबर, लेकिन 6 महीने तो प्रधानमंत्री रह ही लेगा ना। तो इसलिए बोलते हैं कि एक व्यक्ति कम से कम कितने महीने तो प्रधानमंत्री बन ही सकता है, कितने माह के लिए, तो 6 माह के लिए। इसलिए तो इसकी न्यूनतम आयु जो होती है ना वो 30 होती है, इसकी जो न्यूनतम आयु होती है मेंबर बनने के लिए 25, इसलिए तो बोलते हैं प्रधानमंत्री की जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 होती है, क्योंकि इसका भी तो बन सकता है, इसका बन सकता है, इसका भी तो सबसे मिनिमम एज कितनी है 25, उसके बाद मैक्सिमम का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है जी। अब सिंपल सी बात है, जो पार्टियां मेजोरिटी में आ गई, आपने तो समझ लिया किसी को भी बनवा सकती है राज्यसभा लोकसभा के लिए, और मतलब किसी का भी मेंबर हो सकता है, अगर नहीं भी है तो 6 महीने के अंदर बनना पड़ेगा। लेकिन जो पार्टी यहां मेजोरिटी में आ गई, जो पार्टी यहां मेजोरिटी में आ गई, उसी के मेंबर को प्रधानमंत्री और मंत्री का शपथ दिलवाई जाती है। मैं कह रहा हूं पहले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है पहले प्रधानमंत्री की शपथ होगी, फिर प्रधानमंत्री के नीचे ये वित्त मंत्री, ये कपड़ा मंत्री, ये रक्षा मंत्री, ये गृह मंत्री, इनकी शपथ होगी, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। हमें वो सब दिखता है। अगर एक बात बता दो, इससे क्या पता चलता है, अगर कल को मोदी जी त्यागपत्र दे देते हैं, तो रिजाइन कर दिया मोदी सरकार ने, मतलब मोदी सरकार, देखो जो ये कोई सरकार नहीं है मेंबर जो जीत कर गए, सरकार तो ये है प्रधानमंत्री और मंत्री, ठीक है जी। जो मेजोरिटी में आए उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, लेकिन कल को अगर रिजाइन कर देते हैं मोदी जी, तो रिजाइन करने के बाद एक आदमी के रिजाइन करने से, उन्होंने रिजाइन करा प्रधानमंत्री पद से, मेंबर है लोकसभा के, पार्टी का मेजोरिटी है बीजेपी का, पार्टी तभी जो है क्या करेगी, किसी दूसरे को राष्ट्रपति भवन भेजेगी और प्रधानमंत्री की शपथ दिलवा लेगी, हो सकता है राजनाथ सिंह को। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने रिजाइन करा है, दोबारा मंत्री चाहे वो ही बने सारे, है जी, सारे मंत्री वही बने चाहे, लेकिन शपथ ग्रहण दोबारा जरूर होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर, मोदी जी की सलाह पर बने थे।
तो पहले प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट करता है, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों का अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन यह हमें दिखता नहीं है शपथ समारोह में। पहले से मेमोरेंडम तैयार होता है वहां पर पार्टी का कि हाँ किस किस को क्या क्या शपथ दिलानी है, ठीक है ना। नहीं तो वहीं पर ना लड़ाई बच जाएगी इनकी। मोदी जी कह रहे हैं आजा भाई तुझे गृह मंत्री बनवा दूं, आजा भाई तुझे वित्त मंत्री बनवा दूं, वहां पे मुझे को नहीं बनवा रहे सब, वहां पर तो गुस्सा सा हो जाएगा। सीधी सी बात है देसी भाषा में। तो इसलिए वो बात अलग है कि पहले से तैयार होता है पूरा मेमोरेंडम में। तो पहले प्रधानमंत्री की शपथ होती है, प्रधानमंत्री के नीचे अन्य मंत्रियों की होती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसलिए प्रधानमंत्री ही इस मंत्री परिषद का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जन्मदाता होता है, जन्म और मृत्यु का केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि वही इनको बनवाता है, और अगर रिजाइन कर दे या वो उसकी डेथ हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद दोबारा गठित होगी। मान लीजिए डेथ भी हो जाती है प्रधानमंत्री की, तो एक आदमी के बनने से बीजेपी का बहुमत थोड़े ना खत्म हो जाएगा, ठीक है। रात को दूसरे को शपथ दिलवा देंगे, ठीक है जी। लेकिन जब तक यहां पर मेजोरिटी कोई पार्टी, या फिर अगर मान लीजिए बीजेपी मेजोरिटी नहीं है, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेजोरिटी खत्म हो गई तो दूसरी पार्टी मेजोरिटी में आएगी, लेकिन लास्टली अगर कोई ऑप्शन नहीं बचा तो राष्ट्रपति इसको डिसॉल्व करेगा, फिर दोबारा चुनाव होंगे। अब आपको समझ में आ गया कि डिसोल्यूशन क्या होता है, ठीक है जी। बात क्लियर है। तो यही है मोस्ट इंपोर्टेंट कि पहले ये है लोकसभा में 543 सीटों पर चुनाव होते हैं, और यहां पर प्रधानमंत्री और मंत्री सरकार बनाते हैं। ये आर्टिकल 75 है। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री मंत्री है, ये ऐसा नहीं कि लोकसभा की 300 मेजोरिटी में 300 को शपथ दिलवा देंगे प्रधानमंत्री मंत्री की। यहां पर जो है ये आर्टिकल 75 में एक अमेंडमेंट हुआ था, जिसका अमेंडमेंट था 51वां 2003 में। यहां पर कह दिया था कि इनका आकार लोकसभा के आकार के 15% से अधिक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 500 लोग हैं तो 15% 75, 500 का 15% कितना होगा 75। तो प्रधानमंत्री और मंत्री मिलाकर टोटल हो सकते हैं 75, सारे मंत्री मिलाकर जितने भी हैं। ये होती है सरकार। लेकिन ये जो मंत्रिपरिषद है, पीएम और अदर मिनिस्टर्स मिलकर, आर्टिकल 74 कहता है कि ये मंत्रिपरिषद के हेतु राष्ट्रपति बाध्य होता है। जो मंत्रिपरिषद कहे कि राष्ट्रपति को करना होगा। दैट्स व्हाई हमारे देश में जो वास्तविक नेता वो पीएम है, राष्ट्रपति तो हमारे देश में कठपुतली बोली जाती है जी राष्ट्रपति। इसलिए दिस योर एग्जीक्यूटिव होता है, द फैक्टो एग्जीक्यूटिव। जो वास्तविक नेता होता है वो पीएम होता है, कार्यकारी नेता है नाम मात्र का नेता, ये होता है राष्ट्रपति। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोकसभा क्या क्या होता है यहां पर। और लोकसभा में अगर मान लीजिए, यहां पर ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए यहां पर जो विपक्ष है, मान लीजिए 300 लोग ये हैं तो 243 तो विपक्ष होगा, बाकी तो और पार्टी होगी। और विपक्ष अगर यहां पर दूसरा उन्हें लग रहा है कि ये लोग मेजोरिटी में टूट रहे हैं, ठीक है जी। मान लीजिए राहुल गांधी को रात में फोन आया और वहां पे पता चला कि बीजेपी के एक व्यक्ति का फोन आया कि हमारे यहां पर जो है 100 लोगों ने जो है मतलब वो आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा आप कितने कितने पैसे मांग रहे हो? 20-20 करोड़, 25-25 दिए। बस कल जब मैं आऊंगा ना आप मेरे साथ रहना। तो सुबह जो है कांग्रेस क्या करेगी, 50 लोग यहां पर अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। 50 लोग चाहिए विपक्ष के, अपोजिशन के, है जी। नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करेंगे। लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश होगा तो सिंपल सी बात है, यहां पर पेश होते ही ये जो मंत्रिपरिषद है, क्योंकि जब तक इनका मेजोरिटी है तब तक ये सब है, तभी तो यहां पे बैठे हैं, ठीक है जी। लेकिन ये मंत्रिपरिषद क्या कहेगी अपने मेंबर्स को, आप मेजोरिटी दिखाओ। राहुल गांधी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया, वो लोग कहेंगे कि आप कॉन्फिडेंस दिखाओ। लेकिन अगर ये पास नहीं कर पाए, मतलब हाथ नहीं उठा पाए, क्योंकि 100 लोग तो बिक चुके हैं ना रात में, है जी, तो भैया अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा, इनको रिजाइन करना पड़ेगा। कांग्रेस बहुमत मा चुकी है, वो अपना प्रधानमंत्री की शपथ दिलाएंगे, ठीक है। इसे सरकार गिरना बोलते हैं। सरकार गिर जाती है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां पर पास हो जाता है तो, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका। कॉन्फिडेंस का मतलब है देसी भाषा बहुमत। सरकार का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका, जो सरकार वर्तमान में दूसरी पार्टी ने खरीद लिया है। जो दो भी है, कुछ मेंबर्स टूटकर दूसरी पार्टी की तरफ चले गए हैं, है जी। इसी को बोलते हैं सरकार गिरना, इनको रिजाइन करना पड़ जाता है। समझ में आ गया बात? नहीं बताइए इतना सही जी। अब आगे बढ़ते चलिए। तो 543 सीट पर इलेक्शन होता है। आपने देख लिया कि चुनाव 5-5 साल में होता है, और कैसे प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं, और कैसे अविश्वास प्रस्ताव आता है। यह है लोकसभा। अब थोड़ा सा राज्यसभा की तरफ बात कर लेते हैं। आज मैं केवल इस वीडियो में आपको इन्हीं के बारे में बता रहा हूं कि थोड़ा सा आप समझ में आ जाए
कि पार्लियामेंट जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में रोज जिक्र करते हैं, जो हमारी ऑफिशियल ऐप्स पे क्लासेस चलती हैं, और आपको किसी को भी हमारे नए बैचेस में ऐड होना है, एडमिशन लेना है, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ऑफिशियल क्लासेस जो मतलब ऑफिशियल ऐप पर जो क्लासेस चल रही है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में है जी बार बार पार्लियामेंट का जिक्र आ रहा है, बार बार स्टेट लेजिस्लेचर का जिक्र आ रहा है। वो बात अलग, अभी हम उन चैप्टर्स पे नहीं पहुंचे हैं, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है। तो आपको मैं पहले ही अवेयर कराना चाहता हूं, और जो भी लोग ज्वाइन भी करना चाहते हो तो आप लोग हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। यहां पर 250 मेंबर्स हैं। अब 250 मेंबर्स ये भी अधिकतम है, मैंने बताया आर्टिकल 82 कहता है ये जनसंख्या के आधार पर बटेंगे। 1971 की जनगणना स्टेबल की गई है, तो आज 1971 की जनगणना के आधार पर यहां पर है 245, इसमें से 233 तो इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेट है। यहां पर 2 नॉमिनेट थे, यहां पर 12 नॉमिनेट है। कोई अच्छा कलाकार हो, कोई अच्छा समाज सेवक हो, कोई अच्छा वैज्ञानिक हो, और कोई अच्छा यहां पर जो है हम कह सकते हैं साहित्यकार हो, मतलब जो स्कॉलर हो अच्छा, क्योंकि वो भी ऐसे प्रसिद्ध लोग भी हमारी संसद में, ज्ञानी लोग भी हमारी संसद में आने चाहिए। तो इसलिए राज्यसभा में जो 200 सीटों पर चुनाव होता है, 233 सीटों पर, जैसे ये लोकसभा सीट्स 543 पूरे भारत में बटी हुई, जैसे यूपी में 80 हो गई, महाराष्ट्र में 48 हो गई, पश्चिम बंगाल में 42 हो गई, बिहार में 40 हो गई। इस तरह से राज्यसभा की सीट्स भी हैं। यूपी में 31 हो गई, ठीक है। जनसंख्या भाई यूपी की जनसंख्या शुरू से ज्यादा है, 1971 में भी ज्यादा थी, तो आज सबसे ज्यादा सीटें जो है इनमें से यूपी में ही है। यूपी में 31 हो गई, महाराष्ट्र में 19 हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से सीट्स हैं 233 सीट। लेकिन यहां पर राज्यसभा का लोकसभा की तरह कोई कार्यकाल नहीं होता 5 वर्ष का, यहां पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का, और इसमें से जो मतलब 1/3 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं, याद रखना। 1/3 हर 2 साल में रिटायर होते हैं राज्यसभा के। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस बार 40 लोग रिटायर हो रहे हैं। अब 40 लोग जो हैं, याद रखोगे, इनका चुनाव स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज करेंगी। अभी आपको मैं समझाता हूं कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे पार्लियामेंट है, ऐसे राज्य में स्टेट लेजिस्लेचर है, हर एक राज्य में। यह मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, राज्य विधानमंडल। संसद पूरे देश के लिए कानून बना रही है, राज्य विधानमंडल उस स्टेट के लिए बना रहा है। यहां पर होगा राज्यपाल, वहां पर थी लोकसभा, वहां पर राष्ट्रपति था, यहां पर राज्यपाल, यहां पर होगी विधानसभा। लेकिन विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। इसलिए इसके मेंबर को एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये होती है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी। ये एमएलए, ये एमएलसी। जैसे वहां पर लोकसभा 552 मेंबर्स है, यहां पर है कि आर्टिकल देखो, आर्टिकल यहां पर 168 है, यहां पर आर्टिकल 153 है, यहां पर आर्टिकल 170 है, और यहां पर आर्टिकल 171 है। वैसे 169 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि ये जो विधान परिषद है ये किसी राज्य में बन भी सकती है, नहीं भी, लेकिन बनाएगी, खत्म करेगी कौन? संसद। जो आप लोगों ने अभी पूरी संसद देखी है, जो आप लोगों ने पार्लियामेंट देखा पूरा का पूरा, यही यहां से बिल पास होगा लोकसभा, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। तो किसी राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा सकती है और खत्म भी करी जा सकती है आर्टिकल 169 में। वो बात अलग है कि उस राज्य की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 2/3 मेजोरिटी से पहले बिल पास करेगी कि हम बनवाना चाहते हैं, ठीक है। तो किसी राज्य में होती भी है या नहीं भी। जैसा भारत में केवल 6 स्टेट्स में है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। आज उत्तर प्रदेश में एमएलसी बनते हैं, ठीक है जी।
तो सभी राज्यों ने, अगर जिन राज्यों में नहीं है 22 राज्यों में, क्योंकि 6 में है, तो वहां पर केवल कानून विधानसभा से पास होता है और राज्यपाल के पास जाता है, मतलब सिंगल हाउस सिस्टम है। केवल डबल हाउस सिस्टम हमारे कितने स्टेट्स में? 6 में। अब जो भी है चलो तो आप समझिए, लेकिन आर्टिकल 170 कहता है 500 से ज्यादा सीटें नहीं होती, क्योंकि यहां पर लोकसभा की जगह तरह हम 552 एकदम फिक्स तो कर नहीं सकते, एक तो है नहीं, ये तो हर राज्य में है। तो जिस भी राज्य में 500 से ज्यादा नहीं होगी, 60 से कम नहीं होगी, वो बात अलग है, एक्सेप्शंस होते हैं। जिस राज्य में विधान परिषद बनेगी, आर्टिकल 171 कहता है, मान लीजिए यूपी में है, तो यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी सीटें हैं उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। ये होता है कंपोजिशन, ठीक है जी। वो बात अलग है, फिर वही बात है, उन आर्टिकल 82 ये कहता है सब कुछ जनसंख्या के आधार पर बटेगा। यूपी का एग्जांपल लूं, यहां पर है 403 + 1, 1971 की जनगणना आपको समझ में आ गई थी, 1971 की जनगणना के आधार पर है, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंटर हो। यहां पर है 100, देख लो 403 का 1/3 से ज्यादा नहीं है, 100 सीटें और 40 से कम नहीं है। इसका कार्यकाल भी 5 साल का है, 5 वर्ष का है। यूपी में जो पार्टी, जहां मैं खड़ा हूं, यूपी भी 443, जैसे वो लोकसभा क्षेत्र थे, विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है ना। जहां मैं खड़ा हूं मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र है, सॉरी मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। कहीं मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र है, कहीं सिवाड़ खास है, कहीं सरदना है। पूरे उत्तर प्रदेश में 403 लोग विधानसभा क्षेत्र है। हर विधानसभा क्षेत्र से हर पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ता है। जो पार्टी यहां पर मेजोरिटी मांगी, जैसे बीजेपी इस बार 256 सीटों पर जीती है, जो पार्टी मेजोरिटी मांगे, 2022 में चुनाव है ना अभी विधानसभा के, तो सीधी सी बात है उसी पार्टी के नेता को राज्यपाल, जैसे वहां पर आर्टिकल 75 था, यहाँ आर्टिकल 164 है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री के नीचे अन्य मंत्रियों की, सेम सेम बिल्कुल। वो जरूरी नहीं विधानसभा के मेंबर हो, विधान परिषद के भी हो सकते हैं कहीं, या फिर 6 महीने के अंदर बनना पड़ेगा, ठीक है जी। यहां पर अविश्वास जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, विपक्ष ला सकता है, बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन मैं जो जहां पर था राजसभा पर, कि राजसभा में 233 सीटें हैं, 233 सीटों पर चुनाव डायरेक्टली नहीं होता, जैसे यहां पर लोकसभा, यहां पर तो जहां पर मैं खड़ा हूं ये हर लोकसभा क्षेत्र से डायरेक्टली चुना गया है, इसलिए तो इसे बोलते हैं लोगों की सभा, इसलिए तो ये पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन करती है, इसलिए तो इसका पुराना नाम जनता का सदन था, पीपल्स हाउस, इसलिए तो इसको लोअर हाउस कहते हैं। यहां पर चुनाव डायरेक्ट होता है, हर सीट से हम हर व्यक्ति को हम वोट देते हैं। मैं अपने यहां पर अपने विधान लोकसभा क्षेत्र सांसद को हमने वोट दिया है, ठीक है जी। वो बात अलग है, हमने जिसे वोट दिया वो जीतो या हारो वो बात अलग है, ठीक है जी। लेकिन चुनाव होता है डायरेक्ट। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर डायरेक्ट चुनाव नहीं होता। इनका चुनाव, पहली बात तो लोक राज्यसभा कोई कार्यकाल नहीं होता, हर एक साल दूसरे साल 1/3 रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। जितने रिटायर हो रहे हैं, मान लो 40 रिटायर हो रहे हैं पूरे भारत से, और इसमें 4 सीटें यूपी में पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल, भाई पूरे भारत के रिटायर हुए ना, तो यूपी की सीटों का चुनाव यूपी के विधानसभा के मेंबर करेंगे, निर्वाचित मेंबर। तो हमने विधायक चुने और विधायकों ने राज्यसभा के मेंबर्स चुने, सीधी सी बात है। तो चुनाव इनडायरेक्ट है, इसलिए तो विधायक हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए तो जो इसमें चुनाव डालते हैं वो राज्य विधानसभा के लोग वोट डालते हैं। दैट्स व्हाई इसे बोलते हैं राज्यों की सभा, अपर हाउस है जी। इसलिए इसका पुराना नाम भी काउंसिल ऑफ स्टेट ही था, ठीक है जी। तो इसलिए यहां पर इनडायरेक्ट चुनाव होता है, बात समझ में आ गई। ये यहां पर इलेक्टेड मेंबर्स है, यहां पर नॉमिनेट है। यहां पर सरकार का कोई मतलब नहीं होता, सरकार नहीं बनती, सरकार तो जो पार्टी यहां पर मेजोरिटी में आई उन्हीं की बनती है सरकार। तो ये हमारी राज्यसभा है, और यहां पर ये विधान परिषद है स्टेट में। यहां पर भी चुनाव, यहां पर जो 100 सीटें हैं, मान लीजिए जितनी सीटें हैं उसमें से 5/6 तो इलेक्टेड होती है और 1/6 नॉमिनेट होते हैं। यहां पर 5/6 की अगर मैं बात करूं तो 1/3 तो उसी स्टेट के विधायक चुनेंगे, एमएलए। 1/3 जो है लोकल बॉडीज चुनेंगी, तब जितनी सीटें हैं 1/12 जो 3 वर्ष पहले ग्रेजुएट हुए हैं वो चुनेंगे, और 1/12 जो 3 वर्ष पहले अध्यापक बने हैं वो चुनेंगे। ये 5/6 सीटों पर चुनाव होता है। तो ये हमारी विधान परिषद, और विधान परिषद तो हमारी जो देश में एक तो संसद है, पूरा पार्लियामेंट है, ये पूरे देश के लिए कानून बनाती है, और एक स्टेट में, हर एक स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर है जो राज्य के लिए कानून बनाती है।
ठीक है ना। लेकिन यहां पर विधानसभा बहुमत आया तो सरकार बन गई राज्य सरकार, वहां पर लोकसभा बहुमत आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार बन गई। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पार्लियामेंट बेसिकली और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या डिफरेंस है और क्या ये है। तो अगर आपको कोई भी कोर्स हमारा ज्वाइन करना है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।